क्लास ट्वेल्थ हिस्ट्री और क्लास ट्वेल्थ हिस्ट्री में आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अबुल फजल की आइन ए अकबरी। और आइन ए अकबरी जो कि महत्वपूर्ण हमारे सामने एक टॉपिक है, इसको पढ़ने जा रहे हैं हम। हमारे चैप्टर का नाम है किसान, ज़मींदार और राज्य, यानी कि पीजेंट्स, ज़मींदार एंड द स्टेट। चलिए इस टॉपिक को बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि आइन ए अकबरी जो है अपने आप एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है जो हमको मुग़ल पीरियड के एग्रीकल्चरल सोसाइटी के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता है, जिसमें आपने जाना किस प्रकार से ज़मींदार वहाँ पर शक्तिशाली समुदाय के रूप में मुग़ल साम्राज्य में थे, ग्राम पंचायतों की वहाँ पर क्या भूमिका थी, महिलाओं की क्या भूमिका थी, किसानों की क्या स्थिति वहाँ पर है। इस प्रकार हमने बहुत सारे बिंदुओं को जाना है। अब यहाँ पर देखिए अबुल फजल की आइन अकबरी पर एक विस्तृत व्याख्यान, एक विस्तृत चर्चा हमको करनी है, जो कि एनसीईआरटी के सारे फैक्ट्स को पढ़ने के बाद हम जान जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। आइन ए अकबरी आंकड़ों के वर्गीकरण के एक बहुत बड़े ऐतिहासिक और प्रशासनिक परियोजना का नतीजा थी, जिसका जिम्मा बादशाह अकबर के हुक्म पर अबुल फजल ने उठाया था। तो कुल मिलाकर के आइन अकबरी जो है, अब जो कि अबुल फजल ने लिखी है। अबुल फजल कौन है? आइन अकबरी ऐतिहासिक दस्तावेज के लेखक हैं। अब आइन अकबरी किस महत्वपूर्ण ग्रंथ का भाग है? आइन अकबरी सबसे बड़े महत्वपूर्ण ग्रंथ का भाग है अकबरनामा। तो अकबरनामा जो है अकबर के काल का इतिहास है, और वो अकबर के कहने पर लिखवाया गया था, और अकबरनामा का एक महत्वपूर्ण भाग है जिसको कहा जाता है आइन ए अकबरी। अब आइन ए अकबरी अपने आप में क्या महत्वपूर्ण है? आंकड़ों के वर्गीकरण के हिसाब से। तो आंकड़े बड़े पैमाने पर आइन अकबरी में दिए गए हैं, चाहे वो राजस्व वसूली के हों, कृषि के हों, फसलों के हों, किस प्रकार से कार्य किया जाता है और किस प्रकार से वहाँ पर जनसंख्या रहती है, कितने वहाँ पर पेशे लोगों के द्वारा अपनाए गए हैं, वो सब आंकड़े आइन अकबरी में दिए गए हैं। तो एक प्रशासनिक परियोजना का नतीजा था, जिसमें अकबर ने बाकायदा आदेश जारी करके अकबरनामा और आइन अकबरी को लिखने का आदेश दिया, जिसमें बहुत ज़्यादा जो है गवाहों का और साक्ष्यों का और आंकड़ों का भी इस्तेमाल किया गया। चलिए शुरू करते हैं। तो बादशाह अकबर के हुक्म पर अबुल फजल ने इसको लिखा। ठीक है, तो अबुल फजल लेखक हो गए आइन अकबरी के। अकबर के शासन के 42वें वर्ष यानी 1598 ईस्वी में 5 संशोधनों के बाद इसे पूरा किया गया, यानी कि 1598 1598 वो ईयर है, क्योंकि 1556 में अकबर ने जो है पहली बार गद्दी पर अकबर बैठा था, और 1598 में उसको 42 साल हो रहे थे अपने गद्दी पर बैठने के। तो 1598 वह डेट है, जबकि 5 संशोधन करने के बाद 5 बार संशोधन भी अबुल फजल ने आइन अकबरी में किया था, और इसे पूरा किया गया था 1598 में। अच्छा, आइन इतिहास लिखने की एक ऐसे बृहत्तर परियोजना का हिस्सा थी जिसका पहल अकबर ने की थी। यानी अकबर जो था अपना तो खुद तो कम पढ़ा लिखा था या नहीं था, लेकिन अकबर की रुचि बहुत ज़्यादा थी इतिहास लिखने में, लिखवाने में। इसलिए उसने बाकायदा इसके लिए कई लेखकों को नियुक्त किया हुआ था, और उनको आदेश दे करके वह ऐतिहासिक दस्तावेजों को तैयार करवाता था, जिसमें महत्वपूर्ण अभी अबुल फजल जो उसका मित्र भी है। तो बहुत बड़ी परियोजना का हिस्सा था आइन इतिहास लिखने का एक बहुत बड़ी परियोजना का हिस्सा था, पहल अकबर ने की थी। अब इस परियोजना का परिणाम था अकबरनामा, जिसे 3 जिल्दों में रचा गया। अकबरनामा लिखा गया अकबर के कहने पर, और अकबरनामा का जो महत्वपूर्ण भाग हैं वो 3 हैं। यहाँ पर लिखा गया है जिल्द मतलब भाग समझ लीजिए। तो अकबरनामा के 3 जिल्द हैं, 3 भाग हैं, और उस तीसरा भाग जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे कहा जाता है आइन अकबरी। तो पहली 2 जिल्दों में ऐतिहासिक दास्तान पेश की गई। तो अकबरनामा जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उसका पहला भाग और दूसरा भाग में तो इतिहास है पूरा अकबर के काल का, अकबर के गद्दी तक बैठने का, बाबर से लेकर के अकबर के गद्दी नशी होने का। लेकिन जो है बाकी जो तीसरा हिस्सा है, तीसरी जिल्द है, यहाँ पर तीसरा भाग है अकबरनामा का, तीसरी जिल्द वो है आइन अकबरी, जिसमें शाही नियम कानून का सारांश है और साम्राज्य के एक राजपत्र की सूरत में इसे संकलित किया गया। तो आपके सामने प्रश्न बनता है कि अकबरनामा का तीसरा भाग किस नाम से जाना जाता है? तो अकबरनामा का तीसरा भाग आइन ए अकबरी के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, आइन ए अकबरी, आइन ए अकबरी के नाम से अकबरनामा के तीसरे हिस्से को जाना जाता है। ठीक है, यह शाही कानून का सारांश था और साम्राज्य का एक राजपत्र था। तो कुल मिलाकर इस प्रकार से इसको लिखा गया जिससे कि जनता को ये लगे कि यह जो है मुगल दरबार का एक रॉयल चार्टर है, राजपत्र है।
और कानून का सारांश है। इसमें पूरा डाटा, उसमें पूरे आंकड़े दिए गए। तो कुल मिलाकर के अभी तक की जानकारी ये है कि अबुल फजल जो है वो आईन अकबरी के लेखक हैं और इसे उन्होंने फ़ारसी भाषा में लिखा है और इसको अकबर के कहने पर लिखा गया था। इसमें 5 बार संशोधन किया गया और मुख्य रूप से यह अकबरनामा का आईन अकबरी भाग है और अकबरनामा का भी तीसरा भाग आईन अकबरी कहा जाता है। अब इसके आगे बिंदुवार आगे हम चलते हैं। अब आइन के विषय क्या है, सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि आईन अकबरी में विषय क्या दिए गए हैं। तो कई मसलों पर विस्तार से आईन अकबरी में चर्चा की गई है, बहुत महत्वपूर्ण है। किन विषयों पर चर्चा की? तो दरबार संबंधी मामले, प्रशासन संबंधी मामले, सेना का संगठन हो गया जिसमें मनसबदारी व्यवस्था आदि, राजस्व व्यवस्था के स्रोत, कर कहाँ से आएगा, अकबर के साम्राज्य के प्रांतों का विवरण, प्रांतों के भूगोल का विवरण, लोगों की साहित्यिक, सांस्कृतिक व धार्मिक रिवाज क्या है, अकबर की सरकार के तमाम विभागों और प्रांतों और सूबों के बारे में तमाम सूचनाएं हैं। बार बार आपको फिर से बता रहा हूँ, आईन अकबरी कई मसलों पर चर्चा करती है। अकबर के दरबार के बारे में आप जानकारी, अकबर के प्रशासन के बारे में, अकबर का मतलब है मुगलों का, ठीक है। इसके अलावा सेना का संगठन है, राजस्व के स्रोत हैं, अकबरी साम्राज्य, इस तरह से विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ हमको व्यापक रूप से आईन अकबरी से प्राप्त हो जाती है और विस्तार से प्राप्त हो जाती है। और आईन अकबरी इन सूबों के बारे में, सूबा मतलब प्रांत यानी कि राज्य, आईन अकबरी इन सूबों के बारे में पेचीदे आंकड़े और आंकड़ेबद्ध सूचनाएं बड़ी बारीकी के साथ देती है। दोबारा से इस पॉइंट को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ कि आईन अकबरी एक ऐतिहासिक ग्रंथ है और इसमें जो है अकबर के जो विभिन्न सूबे हैं, पूरे भारत में अकबर के जितने भी राज्य हैं, चाहे वो सिंध कहें आप, चाहे उसको आप कहें उड़ीसा कहें, चाहे बिहार कहें, चाहे दिल्ली कहें, चाहे लाहौर कहें, आगरा कहें, इन सभी सूबों, इन सभी राज्यों के जो आंकड़े हैं, पेचीदा आंकड़े, पेचीदा मतलब जितना भी आंकड़ा हो सकता है और आंकड़ा सूचनाएं हो सकती, बारीकी के साथ दी गई हैं आईन अकबरी में। कमाल का ग्रंथ यहाँ पर लिख डाला अबुल फजल ने, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल, बारीक आंकड़े मतलब कहाँ पर कौन सी फसल उगाई जाती है, किस ऋतु में उगाई जाती है, कितना उत्पादन होता है, फसलों में से उपजाऊ धरती कितनी है, कम उपजाऊ इतनी है, इतने आंकड़े बारीकी से आईन अकबरी में दिए गए हैं व्यापक रूप से, ठीक है। अब बात आती है कि ये इतना बड़ा काम किया तो कैसे हुआ होगा। तो इन सूचनाओं को इकट्ठा करके उन्हें सिलसिलेवार तरीके से संकलित करना एक महत्वपूर्ण शाही कवायद थी। इसने बादशाह को साम्राज्य के तमाम इलाकों में प्रचलित रिवाजों और पेशों की जानकारी दी। तो जब इस पूरे ग्रंथ को लिखा गया तो बहुत सारी सूचनाओं को आईन अकबरी में डाला गया और इन सूचनाओं को इकट्ठा करने का काम भी अबुल फजल ने अपने व्यक्तिगत प्रयास, अपने दरबार के माध्यम से, मुगल बादशाह की सहायता से, अधिकारियों की सहायता से उसने किया। उसने कई लोगों से जानकारियाँ ली, गवाहियाँ भी ली, उसने सिलसिलेवार तरीके से संकलित किया और तब जाके शाही कवायद को उसने अंजाम दिया। बादशाह को साम्राज्य के तमाम इलाकों में प्रचलित रिवाजों और पेशों की जानकारी दी। बादशाह को ये बताया गया कि साम्राज्य में जो हमारे तमाम इलाके हैं मुगल साम्राज्य में, वहाँ पर लोग किन किन रिवाजों का पालन करते हैं, कौन कौन से पेशों यानी किस किस धंधे में, किस किस बिजनेस में लोग लगे हुए हैं, क्या क्या करते हैं, वो सब अकबर को जानकारी मिल गई। इस तरह कुल मिलाकर के आईन अकबरी जो है अकबर के शासन के दौरान मुगल साम्राज्य के बारे में सूचनाओं की खान है। अंडरलाइन कर लीजिएगा इस पॉइंट को, सूचनाओं की खान। आईन अकबरी अपने आप में सूचनाओं की खान है, माइन ऑफ इंफॉर्मेशन है। क्योंकि अगर आपको अकबर के शासन का, मुगल साम्राज्य के बारे में जानकारी चाहिए, उसके रिवाजों के बारे में, पेशों के बारे में, इलाकों की जानकारी चाहिए, तो आपको आईन अकबरी पढ़नी पड़ेगी। तो विभिन्न सूचनाएं आईन अकबरी में। फिर भी ध्यान रखना है कि आईन अकबरी का नज़रिया क्षेत्रों के बारे में केंद्र का नज़रिया है, या यूं कहे कि समाज के शीर्ष से देखी गई समाज की तस्वीर है। तो ध्यान ये रखना है आपको, जब भी आप देखेंगे कि दिल्ली में बैठे हुए मुगल बादशाह या आगरा में बैठे हुए मुगल बादशाह के द्वारा आदेश दिया गया ऐसी पुस्तक लिखो, इतिहास लिखो, लेकिन हमेशा यहाँ पर तारीफ किसकी होगी, मुगल बादशाह की ज़्यादा से ज़्यादा की जाएगी। तो ये नज़रिया केंद्र का है, राज्यों के लोग क्या सोचते हैं केंद्र के बारे में, वो विवरण आपको इस आईन अकबरी में नहीं मिलेंगे। फिर भी महत्वपूर्ण जानकारी आईन अकबरी हमको देती है। अब आते हैं आईन अकबरी के भागों के बारे में। आईन अकबरी 5 भागों का संकलन है, कंपाइल्ड इन द 5 पार्ट्स, 5 भागों में बटी हुई है। देखिए मैंने बोला अकबरनामा के कितने भाग हैं, 3 भाग हैं। तीसरे भाग का नाम क्या है, आईन अकबरी है। अब आईन अकबरी के कितने भाग हैं, 5 भाग हैं, ठीक है। तो आईन अकबरी 5 भागों में बटी हुई है। 5 भागों, भाग का मतलब दफ्तर, डिवाइडेड इंटू दफ्तर, 5 भागों में बटी हुई है, ठीक है। पहले 3 भाग हैं प्रशासन का विवरण देते हैं। तो पहले 3 भाग, आईन अकबरी का पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग एडमिनिस्ट्रेशन की जानकारी देता है। एडमिनिस्ट्रेशन अकबर का जो प्रशासन है, इस तरह की जानकारी मिलती है। अब उसमें भी क्या क्या लिखा गया है, जैसे पहला भाग है मंजिल आबादी,
मंजिल आबादी नाम की पहली आईन अकबरी का पहला भाग है मंजिल ए आबादी, जिसमें कि शाही घर परिवार यानी कि मुग़लों का जो अपना परिवार था, ये जो उनके राजकुमार वगैरह थे, ये बीवियाँ थी, ये जो बादशाह थे, इनका घर परिवार वगैरह, उनका रख रखाव मेंटेनेंस जैसे महल वगैरह इत्यादि है, उससे संबंधित जानकारी मंजिल आबादी में मिल जाएगी। यानी मुग़लों का हरम हो गया, परिवार हो गया, पत्नियां हो गई, माताएं हो गई, बहनें हो गई, राजकुमार हो गए, बादशाह हो गए, सारी जानकारियां घर घर वगैरह के बारे में मंजिल आबादी से मिलेगी। आईन अकबरी का दूसरा भाग है, उसे कहते हैं सिपह ए आबादी। सिपह सिपह सिपाही से संबंध रखता है। तो सिपह ए आबादी में सैनिक और नागरिक प्रशासन और नौकरों की व्यवस्था के बारे में जानकारी मिल जाती है। किस भाग में? सिपह ए आबादी जो दूसरा भाग है आईन अकबरी का, उसमें सैनिक जानकारी जैसे मनसबदारी व्यवस्था के बारे में, नागरिक प्रशासन जागीरदारी व्यवस्था के बारे में मिल जाएगी जानकारी, नौकरों की व्यवस्था, कितने नौकर थे, उनका स्टेटस क्या था, कितना वेतन मिलता था, नौकर क्या काम करते थे। इस प्रकार से सिपह ए आबादी में हमको सैनिक जानकारी, नागरिक प्रशासन और नौकरों की जानकारी मिल जाएगी, कितने अधिकारी हैं, इस तरह की जानकारी मिल जाएगी। इस भाग में शाही अफसरों, मनसबदार, विद्वानों, कवियों और कलाकारों की संक्षिप्त जीवनियाँ शामिल है। जो दूसरा भाग है यहाँ पर सिपह आबादी, यहाँ पर हमको शाही अफसर, जो मुख्य रूप से आपने सुना होगा मनसबदारी व्यवस्था, तो मनसबदारों की जानकारी मिलेगी, कौन कौन से विद्वान हैं, तानसेन, बीरबल, इनकी टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा इत्यादि लोगों की जानकारी, कवियों की जानकारी, जो जो कवि होंगे, कलाकारों की बड़ी संक्षिप्त जीवनियाँ जो है इस भाग में मिल जाएगी। किस भाग में? दूसरे सिपह आबादी में। ठीक है, अब तीसरे भाग पर आते हैं। तीसरा भाग जो आईन अकबरी का है उसको कहते हैं मुल्क ए आबादी। क्या कहते हैं? मुल्क ए आबादी या मुल्क आबादी आप कह सकते हैं। मुल्क आबादी में साम्राज्य के प्रांतों के वित्तीय पहलुओं का, राजस्व की दरों का और उनकी आंकड़ों की विस्तृत जानकारी है और 12 प्रांतों का बयान है। यानी अकबर के साम्राज्य में लगभग 12 प्रांत तो थे ही थे, 12 राज्यों में साम्राज्य बटा हुआ था और मुख्य रूप से साम्राज्य के और प्रांतों के वित्तीय पहलू, यानी कि किस राज्य से कितना कर प्राप्त होता है, नकद में ज़्यादा प्राप्त होता है कि फसल में प्राप्त होता है, कौन कर वसूल करता है, कौन कर देता है, कर में छूट कौन देता है, फसल कितनी बोई जाती हैं, फसल कितनी मात्रा में हुई है, फसल का दाम क्या निर्धारित है, फसल कहाँ जमा किया जाएगा, इत्यादि विभिन्न वित्तीय पहलुओं की जानकारी जो आपको मुल्क ए आबादी में मिलेगी, विभिन्न साम्राज्य की और प्रांतों की। ठीक है, राजस्व की दर मिलेगी, यानी कि कर कितना था, फसल का 1/4 कर था कि फसल का 1/3 कर था कि फसल का 1/2 कर था, यानी फसल का कितना प्रतिशत लिया जाता है, वो राजस्व की दर कितनी थी, वो इसमें विस्तृत आंकड़ों की जानकारी आईन अकबरी में मिल जाएगी और वो मिलेगी मुल्क के आबादी में। 12 प्रांतों का बयान लिखा गया, यानी जो 12 राज्य है, जैसे आज भारत में 29 राज्य हैं, तो 29 राज्यों का अलग अलग डाटा आता है कि किस राज्य से कितना जीएसटी प्राप्त हुआ है। तो यह समझ लो 12 प्रांतों से, जो 12 सिंध, लाहौर, मुल्तान जो भी हैं, वहाँ से कितना कहाँ से जानकारी है, वो सारी जानकारी मिल जाएगी। इस खंड में सांख्यिकीय सूचनाएं तफसील से दी गई हैं। सांख्यिकीय सूचनाएं को आप हेडलाइन बना लीजिएगा, यानी कि एक आपका हेडिंग बन जाएगी। सांख्यिकीय सूचनाएं, सांख्यिकी मतलब जिसमें आंकड़े होते हैं, भाई 593 फसलें हैं, 393 ये हैं, जो भी आंकड़े हैं, तो बहुत सारी सांख्यिकीय स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन जो है बड़ा तसल्ली से दी गई हैं, जैसे लग रहा है कोई इकोनॉमिस्ट होगा, जिसमें सूबों और उनकी तमाम प्रशासनिक और वित्तीय इकाइयों, सरकार, परगना और महल के भौगोलिक, स्थलाकृतिक और आर्थिक रेखा चित्र शामिल है। ध्यान दीजिएगा कि उसने क्या किया कि सांख्यिकीय सूचनाएं मुल्क आबादी में पर्याप्त मात्रा में दी गई हैं, जिसमें सूबों मतलब राज्य, जो जैसे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार राज्य हैं, उनकी तमाम प्रशासनिक और वित्तीय इकाइयों, प्रशासनिक इकाई का मतलब होता है, उनकी प्रशासनिक इकाई का मतलब जो एक तरह से, जैसे आज हमारा जिला होता है, ब्लॉक होता है, विकास खंड होता है, ग्राम पंचायत होती है, तो इस तरह से बटा हुआ था। सरकार सबसे बड़ी इकाई होती थी, उससे नीचे परगना होता था, परगना से नीचे महल, महल को आप समझ लीजिए गाँव का समूह, परगना को समझ लीजिए कि कई गांव को मिलाकर एक महल बनता, तो कई महल परगना में होंगे और कई परगना एक सरकार में होंगे। तो सरकार को आप जिला समझ लीजिए और जिले से बड़ा होगा। अब स्ट्रक्चर को इस तरह से मैं आपके सामने बनाता हूँ। सबसे ऊपर आएगा सूबा, सूबे के नीचे सरकार, सरकार यहाँ पर प्रशासनिक एक अंग है, ये सरकार वाली सरकार नहीं आ जाती, एक सबसे ऊपर सूबा राज्य हो गया, सरकार आपका जिला हो गया, परगना आपका जो है विकास खंड या उपजिला हो गया और परगने के नीचे महाल हो गया। इस तरह का उस समय स्ट्रक्चर था। तो इस तरह से सरकार, परगना और महाल, इन सभी जगहों की वित्तीय इकाइयों, इनकी भूगोल, इनका भूगोल, इनके अंदर कितनी नदियां हैं, कितना इनके पहाड़ है कि नहीं, उपजाऊ धरती कितनी है इस गांव में, इस परगने में, इस सरकार में, उनका भूगोल कैसा है, आर्थिक रेखा चित्र, यहाँ से कितना कर प्राप्त होता है, कितना उपजाऊ धरती है,
इस तरीके से हर प्रांत और उसकी अलग अलग इकाइयों की कुल मापी गई ज़मीन और निर्धारित राजस्व जमा भी दी गई है। ध्यान दीजिएगा, अबुल फजल ने क्या किया है, उसने हर राज्य, हर सूबा और उसकी कुल मापी गई ज़मीन और उसकी ज़मीन की जितनी नपाई हुई है, मीज़रमेंट हुआ है उसकी, और निर्धारित राजस्व की राजस्व कितना तय हुआ उस राज्य के साथ, वो सब कुछ उसने डाटा उसने अपनी किताब आईन अकबरी में दिया है। यानी आप समझ लीजिए, उस समय अगर लाहौर एक राज्य था या सूबा था, तो मान लीजिए उसने कहा कि भाई 10,000 रुपये लाहौर देता है, तो ये जमा है, जमा मतलब इतना राजस्व यहाँ से वसूल करना है, ये टारगेट होता था इस प्रकार से। और लाहौर में कितनी ज़मीन ना मापी गई है, उसने बोला जी 1,000 एकड़ यहाँ पर मापी गई है। तो इस तरह के आंकड़े वहाँ पर विभिन्न प्रकार से दिए गए हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के आंकड़े आपको इस प्रकार से मिलेंगे। यहाँ पर आप एक चित्र भी देख सकते हैं कि अकबर जो है वहाँ पर रिसीव कर रहे हैं, अकबर जो है एक पांडुलिपि को एक्सेप्ट कर रहे हैं अकबर, जो कि यहाँ पर अबुल फजल उनको प्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस तरह से पार्ट 1 का वीडियो है, अगर आपको अच्छा लगेगा तो पार्ट 2 का वीडियो भी बनाया जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।